इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर फाइलिंग फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जी हाँ, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़। तो न्यू टैक्स रिजीम यानी असेसमेंट ईयर 24-25 से उनके ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है, स्टेप बाय स्टेप उनको कैसे फाइलिंग करनी है, चाहे उनको कोई रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मिले हो या उनका कोई अरियर का केस हो, तो उस केस के अंदर कैसे ट्रीटमेंट होगा। तो ये सब कुछ और सारी नॉलेज आप लोगों को आज एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। साथ में बताना चाहूंगा, अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर अपनी आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं, टीडीएस का रिफंड लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारे रिव्यूज चेक कर सकते हैं गूगल के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को आईटीआर फाइलिंग करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले तो उनका फॉर्म 16 इशू हो जाना चाहिए। फॉर्म 16 इशू होने के बाद ही वो आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं। सेकंड थिंग, उनको अपने पोर्टल में लॉगिन करके अपना एएस जरूर चेक कर लेना चाहिए। देखिए, जब आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉगिन करते हैं, ऊपर टॉप के अंदर ही आपको एएस का बटन दिख जाता है। तो यहाँ पे आप जैसे ही टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी चेक करेंगे तो आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में गवर्नमेंट के पास जो भी डेटा है वो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सैलरी का कॉलम मिलेगा, तो आप अपने फॉर्म 16 के साथ में क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो सैलरी का अमाउंट है एग्जैक्ट वही अमाउंट आपके फॉर्म 16 में होना चाहिए। अगर उसके अंदर कोई वेरिएंस है तो हमेशा आपको ईएएस के अकॉर्डिंग ही अपनी आईटीआर फिलअप करनी है। इसके अलावा इसके अंदर आपको डिविडेंड की इनकम हो गई, आपका सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट हो गया, एफडी का इंटरेस्ट हो गया, और इसके साथ में अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स वगैरह बेचे हैं तो वो रिपोर्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अब देखिए, नॉर्मली तो वैसे आपको हमेशा आईटीआर 1 फाइल करनी है, 90% केस में वही एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड बेचे हैं, स्टॉक्स वगैरह बेचे, तो उस केस में आपको आईटीआर 2 की तरफ जाना पड़ेगा। और साथ में अगर आप इंट्राडे या एफ&ओ ट्रेडिंग वगैरह भी करते हैं तो उस केस में आपको आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर्ली जो है आईटीआर 1 स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, जिससे कि आपका जो फॉर्म 16 है वहां पे जो भी डेटा है वो आपको आईटीआर में कैसे इंसर्ट करना है वो आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आपको हमेशा असेसमेंट ईयर अपना 24 और 25 रखना है। मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। स्टेटस हमेशा आपका इंडिविजुअल रहेगा, कंटिन्यू कर लीजिए। यहाँ पे आपको सिंपली आईटीआर 1 फॉर्म जो है चूज कर लेना है। प्रोसीड विद आईटीआर बटन पे क्लिक करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करना है। ये आपसे रीज़न पूछेगा कि क्यों आईटीआर आप फाइल करना चाहते हो। बहुत सारे रीज़न है, बेस्ट रहेगा आप अदर ऑप्शन चूज करके प्रोसीड कर सकते हो। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे बहुत सारे शेड्यूल खुल जाते हैं, तो 1 बाय 1 करके आपको सिंपली इसको कंफर्म कराना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जर्नल इन्फॉर्मेशन या पर्सनल इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट डालना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे, साथ में आपको पीएसयू का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो अपना एम्प्लॉयर सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे आना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साल से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, क्या आप न्यू टैक्स रिजीम यहाँ पे जो है ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, यानी कि क्या आप ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ में प्रोसीड करना चाहते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको अपना फॉर्म 16 देखना है कि फॉर्म 16 जो है आपका वो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपका टीडीएस डिडक्ट हो रखा है या फिर न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। जी हाँ, तो यहाँ पे आप अपना फॉर्म 16 में देखेंगे, अगर कोई भी डिडक्शन आपको अलाउ नहीं की गई है, केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अलाउ की गई है, तो ऑब्वियसली बात है आपका जो टीडीएस भी डिडक्ट हो रखा है वो न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्ट हो रखा है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको दोनों चीजें बता दूंगा कि पहले न्यू टैक्स रिजीम के अंदर एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आपको क्या बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं और ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ, तो पहले हम लोग न्यू टैक्स रिजीम ही रखेंगे, तो इसको मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नो कर दिया है। नीचे आपके बैंक डिटेल से सिंपली कंफर्म करा दीजिए। इसके बाद में आपको ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर जाना है। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन पूछेगा, सभी को आप स्किप कर दीजिए। अब हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है इनकम फ्रॉम द सैलरी का। जी हाँ, यहाँ पे सिंपली आपको हाईलाइट बटन दिया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले कॉलम के अंदर आपको अपनी ग्रॉस सैलरी डालनी पड़ती है। जी हाँ, तो आप अपना फॉर्म 16 पिकअप कर सकते हैं, वहां पे जो सैलरी दी हुई है एग्जैक्ट वही ग्रॉस सैलरी आपको डालनी है। अगर यहाँ पे 26 एएस या फिर एएस या फॉर्म 16 के अंदर वेरिएंस आता है तो मेक श्योर कीजिए जो 26 एएस या फिर एएस के अंदर आपको जो सैलरी दिख रही है वही सैलरी आपको यहाँ पे पुट करनी है, वरना फिर आपको डिफेक्टिव का नोटिस मिल सकता है। तो यहाँ पे आपका गवर्नमेंट रिकॉर्ड के साथ में आपको चीज़ें जो है मैच करानी पड़ेगी। एएस या फिर 26 एएस में जो सैलरी है एग्जैक्ट वही आपको डालनी है। इसके बाद में आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको एग्जेम्प्ट अलाउंस का कॉलम मिलेगा। ध्यान रखिएगा, न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई भी एचआरए, एलटीए इस टाइप के बेनिफिट या सेक्शन जो 10 के बेनिफिट्स होते हैं वो आपको नहीं मिलने वाले। अगर आपके फॉर्म 16 में सेक्शन 10 के बेनिफिट्स दिए गए हैं तो फिर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम की तरफ जाना पड़ेगा, तभी आप बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे। बाकी न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई बेनिफिट्स नहीं दिया जाता। इसके अलावा अगर मैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात करूं, जैसे कि ग्रेच्युटी वगैरह हो गया,
तो यहाँ पे आपको बकायदा जो है प्रॉपर ग्रेचुटी वगैरह के कॉलम मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप रिटायर्ड हुआ है इसी साल और आपको ग्रेचुटी वगैरह मिली है तो आप अपनी ग्रेचुटी वगैरह डाल सकते हैं। इसके अलावा लीव एनकैशमेंट वगैरह आपको मिला हुआ है तो यहाँ पे आपको लीव एनकैशमेंट का भी कॉलम मिल जाएगा जिसके अंदर आप वो बकायदा डाल सकते हैं, जो कि ये चीज़ें आपकी एग्जेम्प्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट ही 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड रेशन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको हाउस प्रॉपर्टी का कॉलम मिलेगा, जो कि आपके लिए रिलेवेंट रखता है अगर आपकी रेंटल इनकम है या फिर अगर आपने होम लोन वगैरह ले रखा है जहाँ पे आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हो। इसके अलावा नीचे अदर सोर्सेज दिखेगा जहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही एआई से सारी चीज़ें पिकअप हो जाती है, जैसे आपका सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, एफडी का इंटरेस्ट वगैरह हो गया। अगर कोई भी चीज़ आपको चेंज करनी है यहाँ पे आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है और किसी भी अमाउंट को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे ऊपर आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, नीचे एफडी का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। फिर नीचे नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिविडेंड की इनकम मिल जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी इनकम को डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं डिडक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे न्यू टैक्स में कोई भी डिडक्शंस अलाउ नहीं रहती है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अच्छी बात ये रहती है कि आपका एम्प्लॉयर भी जो है बेसिकली यहाँ पे जो है पेंशन स्कीम के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो आप अपना जब फॉर्म 16 उठाएंगे तो उसके अंदर नॉर्मली 14% तक आपका एग्जेम्प्ट होता है, जो भी आपका सैलरी का अमाउंट होता है 14% तक जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए एग्जाम रहता है। तो आप अपना फॉर्म 16 उठाइए, उसके अंदर 80CCD सबसेक्शन 2 के अंदर जितना भी अमाउंट दिया हुआ है उतना आप यहाँ पे एग्जाम करवा सकते हो। तो ये एक स्पेशली अच्छा बेनिफिट है न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर कि यहाँ पे आपका जो पेंशन स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का, उसका भी आपको टैक्स एग्जेम्पशन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे के 2 कॉलम्स है वो सिंपली टैक्स पेड के, टैक्स पेड में आपका जितना टीडीएस कटा है वो आपको दिखाई देगा, टोटल टैक्स लायबिलिटी में जितना आपका टैक्स बन रहा है वो आपको दिखाई देगा। अब चलिए वापस मैं आपको जो है ओल्ड टैक्स रिजीम की तरफ ले चलता हूं। तो वापस हम चलते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। अब यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम में यहाँ पे इस ऑप्शन को जो पहले आपने नो कर रखा था यहाँ पे आपको यस करना है। तो बेसिकली आप स्विच कर जाते हैं न्यू टैक्स रिजीम से सीधा ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। अब इसका बेनिफिट आपको ये देखने को मिलता है कि जो हमने पहले सैलरी वाले कॉलम के अंदर जो चीजें डाली थी, ठीक है, वहां पे अगर आप नीचे जाएंगे तो सेक्शन यहाँ पे आपको सेक्शन 10 के जो अलाउंसेस थे तो उसके अंदर आप देख सकते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन हो गया, इसके अलावा एचआरए वगैरह के बेनिफिट्स वगैरह हो गए। तो ये सारे जो सेक्शन 10 के जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो आपको यहाँ पे मिलने लगते हैं। साथ में जैसे जो ग्रेजुटी होती है या लीव एनकैशमेंट वगैरह रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स होते हैं वो डेफिनेटली आपको न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों के अंदर अलाउ है, लेकिन जो एचआरए एलटीए सेक्शन अदर 10 के जो बेनिफिट्स होते हैं वो केवल आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ही अलाउ रहते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में उसको आप अवेल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा नीचे स्टैंडर्ड रेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो ओल्ड टैक्स रिजीम का यहाँ पे एक फायदा भी है कि अलाउंसेस वगैरह आपको मिलते हैं। साथ में नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एटीसी की जो डिडक्शंस होती है 1.5 लाख रुपए की वो आपको देखने को मिल जाती है। अगर आपका यहाँ पे हेल्थ एक्सपेंडिचर है अपने पेरेंट्स वगैरह का तो एटीडी में देखने को मिल जाएगा। एनपीएस में एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका तो उसका डिडक्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो एटीसी में जैसे आपने 1.5 लाख रुपए ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे एनपीएस का भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर का, जो एम्प्लॉयर बेसिकली पेंशन स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो जैसे मैं बताया था 14% का आपको यहाँ पे टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाती है। तो वो जो है आपको न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों के अंदर देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा 80TTA हो गया जिसमें आपको अपना सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है, और अगर आपने एनपीएस के अंदर कोई भी एडिशनल कंट्रीब्यूशन कर रखा है तो 50,000 रुपए तक यहाँ पे भी आपको जो है डिडक्शन देखने को मिल जाएगी। अब देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम का सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि वहां पे टैक्स स्लैब के अंदर जो टैक्स रेट है वो हायर रेट से आपकी लगती है। जी हाँ, तो वहां पे केवल 5 लाख के नीचे कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन 5 लाख के ऊपर टैक्स लगता है। वहीं पे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपका अगर 7 लाख के नीचे इनकम है तो कोई भी आपका टैक्स नहीं लगता, उसके ऊपर आपका जो भी टीडीएस वगैरह डिडक्ट हो रखा होता है उसके अकॉर्डिंग वो सेट ऑफ होता है। तो नेक्स्ट कॉलम में भाई आपको सिंपली तरीके से यहाँ पे टीडीएस मिल जाता है, सिंपली आप कंफर्म करा सकते हैं, और लास्ट में सिंपली आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी देखने को मिल जाती है, जो भी आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग कितना आपका टैक्स वगैरह बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप 2 चीजें कर सकते हैं कि पहले आप अपनी इनकम को जो है न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग डाल के देख सकते हैं आईटीआर फॉर्म के अंदर। अगर आपको यहाँ पे टैक्स कम पे करना पड़ रहा है या टीडीएस का रिफंड आ रहा है तो डेफिनेटली आपको न्यू टैक्स रिजीम के साथ में जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके पास में डिडक्शंस वगैरह अवेलेबल है तो डेफिनेटली आप ओल्ड टैक्स रिजीम की तरफ में जाइए और वहाँ पे चेक कीजिए कि आपका कितना टीडीएस का रिफंड या कितना आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है।
और उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन बना सकते हैं कि एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय कि मेरे को न्यू टैक्स रिजिम की तरफ में जाना है या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम की तरफ। इसके अलावा भाई अगर आप लोगों को यहाँ पे अरियर मिला हुआ है, जी हाँ, तो अरियर के केस में आपको एक फॉर्म 10 ही फाइल करना पड़ता है। जी हाँ, तो वहां पे आपको एक टैक्स रिलीफ मिल जाती है सेक्शन 89 के अंदर। मैंने इसके ऊपर पूरा एक अलग से डिटेल वीडियो बना रखा है, जी हाँ, कैलकुलेशन के साथ में, क्योंकि वहां पे आपको एक अच्छी खासी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो ये लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्लस अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू अपनी आईटीआर ड्राफ्टिंग या फाइलिंग कराना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।